जो समाज में निचले पायदान पर है, वो मेरी ऑफिस में मेरे बराबर अगर बैठेगा तो मुझे स्वीकार करने में बहुत वक्त लगता है। डेमोक्रेसी या जमहूरियत तब सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है जब उसकी संसद ठीक से काम करे। इस हफ्ते हमें उसका एक उदाहरण देखने मिला जब सरकार की गठित की हुई एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जाति और आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर सरकार की पोल खोल दी। वो मुद्दे क्या थे, उसी के बारे में बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। इसी हफ्ते सोमवार और मंगलवार के दिन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण की संसदीय कमेटी ने 3 रिपोर्ट पेश की। ये तीनों रिपोर्ट कुछ चौंकाने वाले तथ्यों को सामने लाती है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, जो भारत की एक सरकारी कंपनी है, उसमें SC/ST का प्रतिनिधित्व नाम मात्र है, जबकि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर एक भी व्यक्ति SC/ST समाज से नहीं आता। यही वाली बात SBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मामले में भी सच है। और तो और SBI में कई SC/ST अफसरों को प्रमोशन से वंचित रखा गया, उन पर लगे कुछ झूठे आरोपों की वजह से। एक और बड़ी चौंकाने वाली ये बात सामने आई कि कई लोगों का पेंशन फंस रहा है सिर्फ इस वजह से कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति के प्रमाण पत्र में कुछ तकनीकी दिक्कत थी। ये ऐसी बातें हैं जो शायद हम एंटिसिपेट करते हैं, यानी सोचते हैं कि शायद ऐसा होता होगा, लेकिन जब उन बातों पर संसदीय कमेटी की मोहर लग जाए तो बात का महत्व अधिक हो जाता है। आज की वीडियो में हम इन तीनों संसदीय कमेटी की रिपोर्ट्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि कैसे भारत में, जहां पर एक तरफ सरकार आरक्षण को जाति से हटकर आर्थिक स्थिति के संदर्भ में देख रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार की 2 बड़ी संस्थाएं SBI और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, दोनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक भी दलित व्यक्ति शामिल क्यों नहीं। पहले बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ी रिपोर्ट की। पावर ग्रिड भारत की PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिस पर भारत में आधे से ज़्यादा बिजली के सप्लाई की जिम्मेदारी है। इस रिपोर्ट को भाजपा सांसद किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी ने लोकसभा में पेश किया। इस रिपोर्ट का टाइटल है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष संदर्भ में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। कमेटी की रिपोर्ट सबसे पहले तो ये कहती है कि वो चकित हुए जब उन्हें मालूम पड़ा कि पावर ग्रिड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सूची में एक भी दलित व्यक्ति का समावेश नहीं है। कमेटी ने सरकार से इस बात पर जवाब भी मांगा है। कमेटी इस मामले में कड़ी नाराजगी व्यक्त करती है कि SC/ST को पावर ग्रिड में उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है, जिससे निर्णय लेने की उनकी संभावना समाप्त हो गई है। जवाब में सरकार कहती है कि नियुक्ति भारत सरकार के नियमों के तहत ही हो रही है, जिसके ऊपर कमेटी टिप्पणी करते हुए कहती है कि सरकार के जवाब से ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से नहीं सोच रही। आगे रिपोर्ट ने लिएजॉन ऑफिसर, जो कि मैनेजमेंट और कंपनी के कर्मचारियों के बीच वाली कड़ी माना जाता है, वो SC/ST समाज से नहीं होने पर आपत्ति जताई, जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि नीला दास नामक स्त्री उस पद पर 2018 से मौजूद है। रिपोर्ट में आगे कमेटी ये जानकर परेशान है कि ग्रुप B श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों के लिए अपेक्षित आरक्षण प्रतिशत हासिल नहीं किया जा रहा। अब ग्रुप B क्या है? दरअसल सरकारी नौकरियों को ग्रुप A, B, C और D में विभाजन किया जाता है, उनको मिलने वाली तनख्वाह के बेसिस पर। तो 7th पे कमीशन के हिसाब से ग्रुप B सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन 34,000 से 53,000 के बीच रहता है। तो इस मुद्दे पर हमने पॉलिटिकल एनालिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मण यादव जी से बात की। आइए देखते हैं इनका क्या कहना था। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने एक शानदार रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट में बाकायदे आंकड़ों के साथ, और उन आंकड़ों पर अभी चूंकि वक्त कम है इसलिए हम उस पर डिटेल में नहीं जा रहे, मैं इशारा कर रहा हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट सबको पढ़नी चाहिए और वो बताते हैं कि कैसे ग्रुप C और D में 12% भी नहीं OBC हैं, ग्रुप B में 3-4% और ग्रुप 1 की नौकरी में तो 1% भी नहीं है। तो वो जो OBC हैं वो कैसे इन नौकरियों की एंट्री पॉइंट पर भी नहीं है, और एंट्री पॉइंट के बाद जब प्रमोट होकर के वो किसी और बड़ी पोस्ट पर जाते हैं। असल में ओहदा केवल इस बात से तय नहीं होता है कि एक निश्चित समय पूरा हो गया। जैसे एसोसिएट प्रोफेसर, हम लोग असिस्टेंट से एसोसिएट बनते हैं तो एक टाइम लिमिट है कि अच्छा भाई 6 साल का ये क्राइटेरिया, PhD होनी चाहिए और PhD कराए हुए हो, इतने आर्टिकल होने चाहिए, फिर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। एसोसिएट अगर हैं तो एसोसिएट से प्रोफेसर के लिए आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करनी है और आप प्रोफेसर बन जाएंगे। ये इतना स्मूथ प्रोसेस नहीं होता इस देश के
तमाम संस्थानों में इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। जैसे जज बनते हैं ना, कॉलेजियम सिस्टम काम करता है ना, पिक एंड चूज। हम अपने पसंद और नापसंदगी से ये तय करते हैं कि चूंकि ये हमारा डिपार्टमेंटल मामला है, इसके लिए हमें ऑटोनॉमी मिली हुई है, तो हम बॉस हैं। बॉस को जो खुश करेगा हम उसे आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देंगे। आगे कमेटी ये कहती है कि अनुसूचित जाति के किसी कर्मचारी के प्रमोशन के पात्र होने के बाद डीपीसी द्वारा उसकी सिफारिश नहीं की गई है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। इस देश में अभी भी आजादी के अमृत महोत्सव मनाए जाने के दौरान भी ये एक बहुत गहरा प्रश्न है कि जो समाज सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर ढकेल दिया गया था, उसे हम कथित मुख्य धारा में या देश चलाने में कितना आगे कर पाए हैं और उसे उसके हिस्से की जगह दे पाए हैं या नहीं। इस लिहाज से इस रिपोर्ट को मैं बेहद अहम मानता हूं, जो बेशक एक दो संस्थानों के भीतर यह सच उजागर करने में कामयाब हुई है कि उसकी जो सबसे उच्चतम पोस्ट हैं, पद हैं, जहां से नीतियां बनती हैं, जो प्रभाव करती हैं कि संचालन कैसे होगा उस संस्थान का, वहां इस देश के तकरीबन 22.5% जो तबका है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, वो अगर बिल्कुल नहीं के बराबर की स्थिति में है, तो ये पूरे राष्ट्र के लिए गंभीर प्रश्न है। क्योंकि हम जिन पहचानों को उनकी पहचान के आधार पर सदियों से वंचित किए, अगर वे पहचाने मुख्य धारा में नहीं है और इतने साल आजादी के हो गए, अगर उसके बाद भी वो उस भूमिका में नहीं है जहां से वो सबसे निर्णय ले सके। अब यही बात अगर ओबीसी पर भी लागू कर दी जाए, माइनॉरिटी पर लागू कर दी जाए, यही बात पुरुष और स्त्री पर लागू कर दी जाए, तो ये, या भाषाओं पर लागू कर दिया जाए, तो इसी से तो एक देश बनता है। इसलिए मैं इस सवाल को बेहद गंभीर मानता हूं और मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण का ये सवाल है कि हाशिए पर ढकेली गई हर पहचान को हमें ये देखना होगा, बार बार देखना होगा कि हम उन्हें उनके हिस्से की जगह दे पाए हैं या नहीं। और अगर नहीं दे पाए हैं तो इस एक संस्थान की रिपोर्ट को मैं ये चाहूंगा कि ऐसी हर संस्थान और हर पब्लिक डोमेन की एक रिपोर्ट बने, जिसमें राष्ट्र कम से कम आईने की तरफ पारदर्शी करके आंकड़े रखे कि देखिए भाई, 75 साल ने हमने इस लोकतंत्र में ये अर्जित किया है कि जिन्हें सदियों से पीछे ढकेला गया था, हम उन्हें बराबरी की जगह पर ला दिए। ये मैं इस रूप में देखता हूं इस पूरी रिपोर्ट। अगर पावर ग्रिड का ये हाल था तो एसबीआई की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की प्रमोशन की प्रक्रिया की कड़ी निंदा करते हुए संसदीय पैनल ने सोमवार को कहा कि एससी/एसटी अधिकारियों को प्रमोशन से वंचित किया जा रहा था। उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट आगे कहती है कि चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर स्तर के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों पर उनके प्रमोशन के समय उनके खिलाफ फर्जी आरोप लगाकर प्रमोशन से वंचित किया जा रहा है, जबकि उनका पिछला रिकॉर्ड उत्कृष्ट रहा है और वे वरिष्ठ स्तर पर बिना आरक्षण के योग्यता के आधार पर प्रमोशन के पात्र है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि संग्रह के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, जहां प्रमोशन चयन द्वारा होता है। सरकार के जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए समिति ने मंत्रालय से पिछले 10 वर्षों में चार्जशीट किए गए और प्रमोट किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का विवरण देने को कहा। कमेटी ने आगे सरकार से सवाल किया कि एसबीआई के निदेशक मंडल में कोई एससी/एसटी निदेशक क्यों नहीं है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि अखिल भारतीय स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन और अखिल भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत नामों की सूची में अनुसूचित जाति और सदस्यों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। एसबीआई कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में ए कैटेगरी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत अपेक्षित अंक से काफ़ी नीचे है। इस रिपोर्ट को भी अगर आपको पढ़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कि हम बतौर राष्ट्र कितने मुकम्मल बन पाए, हम बतौर समाज कितने समावेशी बन पाए। अगर हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे, अगर हमारे पास तथ्य नहीं होंगे, तो हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या ये एक सबका राष्ट्र या समाज है कि नहीं। इसलिए से भी आपका सवाल बहुत अहम है कि ये एक आईना है।
आईना समाज का भी है, आईना हमारी संस्थाओं का भी है। मसलन दो तथ्य मैं इसमें जोड़ रहा हूं, चाहे वो एसबीआई का या इन दो संस्थानों का जो आंकड़ा आया है कि आप देखिए कि उच्च पदों पर ये बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत पुराना विमर्श है, लेकिन आज के समय में बहुत गंभीर विमर्श है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन की मांग इसीलिए तो है। अब जैसे ही रिजर्वेशन शब्द आता है, बहुत सारे लोगों की भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, बहुत नकारात्मक ढंग से इसे देखा गया। ये भी इस देश की बौद्धिक जगत ने एक ज्यादती की है इस देश के साथ, क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाए कि रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्यों इसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना दिए, जबकि ये क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन था, ये एक प्रतिनिधित्व का सवाल था। लेकिन जब जब ये बहस हुई तो हमेशा केवल इसको बदनाम किया गया। अब मेरे दो बातें हैं। पहली, आरक्षण जहां नहीं लागू हुआ, क्या हमने उन जगहों को समावेशी बनाया है? क्या जहां आरक्षण नहीं है वहां इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी एंड ओबीसी उतनी तादाद में जितने होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर टू, कि अगर रिजर्वेशन आया तो उससे ये सारे लोग एम्पावर्ड हुए कि नहीं? क्या उन जगहों पर ये लोग पहुंच पाए कि नहीं जो रिजर्वेशन ना होता तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाते? विश्वविद्यालयों के कुलपति, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल, इन सबको सिंगल कैडर बना दिया। और मैं अपने विश्वविद्यालय का बार बार एग्जांपल देता हूं। 92 डिग्री कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। मेरा पूरा अंदाजा यह है कि एक या दो अपवाद छोड़ दें तो उन सभी में अपर कास्ट और एक ही तबके के लोग प्रिंसिपल बने। रजिस्ट्रार, पीवीसी, वाइस चांसलर, सब कौन लोग हैं जहां से डिसीजन मेकिंग होता है? अब ऐसे यूनिवर्सिटीज को आप बाकी जगहों पर भर दीजिए। आज ही केंद्र सरकार के लगभग, आज एक डेटा आया है जो संसद में रखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तकरीबन 50 से 60% पोस्ट जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की है वो वैकेंट है आज भी। तो ये एक आईना है, बिल्कुल आईना है कि हमने असल में बहुत शोर तो मचाया कुछ बातों पर, लेकिन जो बातें हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को बेहतर कर सकती थी, हमने उन्हें खुले मन से स्वीकार नहीं किया, हमें उन्हें अपमानित किया, उस पर बहस नहीं हुई। इसलिए हम एक बहुत विभाजित समाज में हैं और बिल्कुल उसी विभाजित समाज का आईना ये रिपोर्ट भी दिखाती है। अब बात करते हैं संसदीय कमेटी की तीसरी रिपोर्ट के बारे में। यह रिपोर्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति एट्रोसिटीज़ के मामले के संदर्भ में है। इस रिपोर्ट में ऐसा मालूम होता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को जाति प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के नाम पर पीड़ित होने और उसमें अनुचित देरी का सामना करने की घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह देरी जाति के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की वजह से हो रही है। भाजपा सांसद किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने कर्मचारियों को जाति प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन में देरी पर निराशा व्यक्त की। अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने नोट किया था कि कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के करीब होने तक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को रोका जा रहा है। यह अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को परेशान करने के लिए संबंधित संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए मॉडस ऑपरेंडी यानी कार्यप्रणाली बन रहा है। कमेटी ने सरकार की उस प्रतिक्रिया को भी रिकॉर्ड में लिया कि सरकार ने समय समय पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को जाति प्रमाण पत्रों के समय पर वेरिफिकेशन के निर्देश दिए हैं, लेकिन यह नोट किया गया कि ये पर्याप्त नहीं है। इन तीनों रिपोर्ट्स को पढ़कर यही मालूम पड़ता है कि समाज में जाति के आधार पर ऊंच नीच अभी भी मौजूद है और इसी की परछाई हमें इन तीन रिपोर्ट्स में देखने मिलती है।